हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज बेवर से आज फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा टॉपिक चल रहा है समित। समित मैं आपको समझा रही थी, समित का अर्थ, समित की परिभाषाएं, समित की विशेषताएं, इनकी परिभाषाओं का विश्लेषण, स्पष्टीकरण, परिभाषाओं की व्याख्या, ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। अगर आपने हमारे वीडियो ना देखे हो तो उन्हें अवश्य देखें। आपके पास फ़ोन ना हो, एंड्रॉयड फ़ोन अगर ना हो तो दूसरे बच्चों के फ़ोन से अवश्य देख लिया करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा सिलेबस कहाँ तक हो गया है। और आप जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसे भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे कमेंट द्वारा, चाहे हमसे फ़ोन करके। ठीक है, तो मैं आज आपको जो समित की विशेषताएं समझा रही थी, तो मैंने उसमें 4-5 समझा दी थी आपको। मानव समूह समझा दिया था, विचार पूर्वक स्थापना समझा दी थी आपको मैंने, ऐच्छिक सदस्यता समझा दी थी, और मैंने आपको विशिष्ट उद्देश्य भी समझा दिए थे। और आज मैं आपको समझाऊंगी अस्थायी स्वभाव। ये इसका तत्व है, समित का तत्व है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अर्थ की तरफ ले जाऊंगी, ताकि आपको टॉपिक समझ में आता रहे। जब मैं समझाती हूँ तो थोड़ा सा अर्थ भी आपको बता दूं कि समित का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में समित शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। मैंने आपको कल भी बताया था कौन कौन से 2 विषय हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में समित शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। किंतु इन विज्ञानों में समित को केवल सुविधाजनक सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके साथ एक उन्होंने अपनी वो लगा दी है कि इन विज्ञानों के में समित को केवल सुविधाजनक सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है या किया जाता है। और समाजशास्त्री दृष्टिकोण में समित एक स्पष्ट अवधारणा है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, सामाजिक दृष्टिकोण में या समाजशास्त्री दृष्टिकोण में समित एक स्पष्ट अवधारणा है। इसको आप अगर समझ लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको 4 बता दी थी विशेषताएं या तत्व। तो अगर तत्व भी पूछे जाते हैं तब भी आपको यही लिखने पड़ेंगे, विशेषताएं पूछी जाती हैं तब भी आपको यही लिखने पड़ेंगे, और अगर आधारभूत तत्व पूछे जाते हैं तब भी आपको यही लिखने पड़ेंगे, और अगर आधार पूछे जाते हैं फिर भी आपको यही लिखने पड़ेंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप पेपर देख के आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ये छोटी छोटी बातें भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारा 5वां पॉइंट आता है विशेषता का अस्थायी स्वभाव, जिसे हम टेम्परेरी नेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, अस्थायी स्वभाव, इसके बारे में थोड़ा सा समझें आप कि अधिकतर समितियां कैसी होती हैं, अस्थायी स्वभाव की होती हैं, अस्थायी स्वभाव की होती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। कुछ समितियां ऐसी होती हैं कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो बस उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका जो गठन है उसे वहीं समाप्त कर दिया जाता है। उनके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्तियां जैसे ही समाप्त होती हैं और उनकी समितियां भी समाप्त कर दी जाती हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति हो पर समितियां भी समाप्त हो जाती हैं, पूर्ति भी हो जाती है और समितियां भी समाप्त हो जाती हैं। भारत में प्रत्येक दशक के बाद, थोड़ा सा समझें इस चीज को, भारत में प्रत्येक दशक के बाद जनगणना के उद्देश्य से अनेक समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, अनेक समितियों का गठन जनगणना के उद्देश्य के अनुसार अनेक समितियों का गठन किया गया था या किया जाता है, लेकिन जनगणना का कार्य पूरा हो जाने के बाद समितियां भी भंग हो जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सी बात आपको मैंने याद आ गई मुझे। मैं आपको बता रही हूँ कि जनगणना जो चलती है, हमारे प्राइमरी के अध्यापक जो होते हैं, जूनियर के होते हैं, तो वो गलियों गलियों में जनगणना करने के लिए बेचारे दिन भर घूमते हैं, तब कहीं जाके उनकी जनगणना होती है। लेकिन जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होता है और समिति का गठन भी समाप्त हो जाता है। तो ये कैसी समिति है? अस्थायी स्वभाव, अस्थायी समिति जिसे कह सकते हैं कि टेम्परेरी नेचर के रूप में
ये समिति होती है। लेकिन जनगणना का कार्य जैसे ही पूरा हो जाता है, बाद में समितियां भी खत्म कर दी जाती हैं, समाप्त कर दी जाती हैं या भंग कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अस्थायी स्वभाव। अब आया आपका नियमों द्वारा संचालित, ये वाली और समझ लीजिए आप। नियमों द्वारा संचालित समिति कैसी होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझें। समिति हमारी जो होती है, समिति के व्यवस्थित संचालन के लिए कुछ नियमों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। समिति का जो संचालन होता है तो उसके लिए कुछ नियम हमारे बनाए जाते हैं, उन नियमों का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और इन नियमों के द्वारा एक और सदस्यों के आचरणों का नियंत्रित किया जाता है। सदस्यों का जो आचरण है, उनका व्यवहार है, नेचर है, उनको नियंत्रित किया जाता है। और दूसरी ओर क्या किया जाता है, दूसरी ओर प्रत्येक सदस्य को उसके पदानुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जैसा जिसका पद वैसा उसका काम। ठीक है, उसके पद के अनुसार उसे निर्देशित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पूर्व निश्चित नियम, जो पहले से निश्चित नियम है, समिति के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। ये नियम तो पहले ही बना दिए जाते हैं। कोई भी हमारी संस्था है, कोई भी, अगर मान लीजिए हमारा विद्यालय है, तो विद्यालय में जैसे 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होती है, तो हम लोगों को हमारे काम बांट दिए जाते हैं। ठीक है, कि आपका काम स्वागत समारोह में आपका रहेगा, आपका झंडारोहण में रहेगा, आप ध्वजारोहण के समय वहीं पर उपस्थित होंगे, आपका संचालन का काम रहेगा। तो ऐसे हम लोगों के काम बांट दिए जाते हैं ताकि हर काम अच्छे ढंग से हो जाता है और 15 अगस्त 26 जनवरी भी बहुत अच्छे से मन जाती है। ठीक है, तो ये नियम लिखित अथवा अलिखित दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ तो हम लोग अपना आदेश निकाल देते हैं, हमारे जो प्राचार्य सर हैं उसका आदेश निकाल देते हैं कि आपको ये आदेशित किया जाता है कि आप ये कार्य करेंगे, आपको आदेशित किया जाता है आप ये कार्य करेंगे, आपका काम ये है, चूना डालना है, आपको माला लेके आना है। तो ये सारे काम हमारे पद के अनुसार हमारे विद्यालय में हो जाते हैं, ताकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विद्यालय भी एक समिति होती है। ठीक है, विद्यालय है, न्यायालय है, राजनीतिक दल है, परिवार भी हमारा एक समिति ही है। ठीक है, तो ये हो गया नियमों द्वारा संचालित करना। ये समिति की एक बहुत अच्छी विशेषता है, आपको समझ में आ गई होगी। अब आया आपका 7वां नंबर, ये वाला, इसे भी समझ लें, आज इसको खत्म करा देंगे। इसकी विशेषताएं, सहयोग की भावना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सहयोग की भावना। जैसे मतलब कोऑपरेटिव हम लोग करते हैं, कोऑपरेट करना जैसे कहते हैं, सहयोग की भावना। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझें कि समिति के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की यही होती है सहयोग की भावना। ठीक है, सहयोग की भावना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सहयोग की भावना समिति के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व या विशेषता है सहयोग की भावना। ठीक है, और जब कुछ व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति पारस्परिक सहयोग से कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तब समिति का निर्माण होता है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर हम चलते हैं समिति की ओर, तभी कोई विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति पारस्परिक सहयोग से हम कराना चाहते हैं, तब समिति का निर्माण होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। समिति का निर्माण हो जाने के बाद यदि सदस्य अपना अपना राग लापने लगते हैं तो अपने अपने निजी स्वार्थों को सर्वोपरि मान लेते हैं। ठीक है, तो समिति का विघटन प्रारंभ होने लगता है। अगर समिति में, देखिए थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ मैं, समिति में अगर सभी लोग अपना अपना स्वार्थ देखने लगे या अपना अपना राग लापने लगे तो समिति भंग होने की तरफ चली जाती है। तो उसमें समिति की कोई भूमिका नहीं रहती है, सब अपना अपना स्वार्थ देखने लगते हैं। ठीक है, अपना अपना राग लापने लगते हैं और अपने अपने निजी स्वार्थों को सबसे ऊंचा मान लेते हैं कि उनका स्वार्थ तो ये था, इस समिति में ऐसा नहीं हो रहा, तो वो लोग उस समिति को भंग करने के लिए सोचने लगते हैं। तो समिति का विघटन भी प्रारंभ होने लगता है। इन सब चीजों से समिति का विघटन भी होने लगता है। ये था मतलब सहयोग की भावना समिति में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक बहुत है सहयोग की भावना। सहयोग नहीं होगा तो समिति हो, संस्था हो, परिवार हो, समाज हो, समुदाय हो, कोई भी चीज समिति के मतलब संगठन के बिना नहीं हो सकती। सहयोग महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा कोऑपरेट करना, किसी चीज में कोऑपरेट
हम लोग परिवार में भी अगर एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते तो वो परिवार भी भंग होने की तरफ होने लगता है, परिवार अच्छे से नहीं चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया कि नहीं आया हो तो एक बार फिर पूछ लेना। ठीक है, अब आया आपका ये आखिरी तत्व है, विशेषता है संगठन, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं हम संगठन। इसे भी थोड़ा सा समझ लें कि इसमें क्या होता है। प्रत्येक समिति में संगठन का तत्व यह सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। हर समिति में सबसे ज़्यादा अनिवार्य तो सभी हैं, लेकिन इन सब के बिना हमारी समिति नहीं चल सकती। ये समिति है हमारी और ये सब हमारे मानव समूह हैं, इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये सब हट जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता, समितियां भंग होने लगती हैं, उनका बिल्कुल कोई महत्व नहीं रहता। तो ठीक है, तो ये है हमारा संगठन। इसमें संगठन में सुने आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या अनिवार्य होता है ये। और समिति के संगठन से तात्पर्य सदस्यों के विभिन्न पदों पर भूमिकाओं से होता है। जो सदस्यों की भूमिकाएं हैं उनके पदों की सबसे ज़्यादा उसी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी भूमिका को हर कोई अच्छे से निभाता है और समिति का प्रत्येक सदस्य यदि अपने पद के अनुसार भूमिका को निभाता है तो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। जब हम अपने विद्यालय में हर चीज़ को अब जो हमें कार्य दिए जाते हैं अगर हम उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे तो हमारी समिति का गठन अच्छे से बना रहेगा, हमारा विद्यालय भी बहुत अच्छे से चलेगा, हर काम बहुत अच्छे से होंगे, हमारे विद्यालय का नाम होगा कि उनका विद्यालय ऐसा है, बहुत अच्छा है, सभी अध्यापक अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से अपनी ये संस्था चला रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये सारी विशेषताएं आपको समझा दी हैं। आज के लिए केवल इतना ही। और अगर आपको कोई भी विशेषता या तत्व या अर्थ या विशेषता या परिभाषा कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप इसे कमेंट करके पूछें और या हमसे फ़ोन करके ही पूछ लिया करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।